इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, एक तरफ जहां पर राहुल गांधी ने अमित शाह पर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी जिसको लेकर उन्हें सुल्तानपुर में एमपी एमएलए कोर्ट में पेश किया गया, तो वहीं दूसरी तरफ सीएम योगी के विदेश दौरे से पहले अखिलेश यादव ने ट्वीट किया है जिसमें उन्होंने जापान का जिक्र किया है। यानी कि बयानों को लेकर जो है विपक्ष बुरी तरीके से फंसता हुआ नजर आ रहा है। तो कैसे फंसा है विपक्ष, इसी पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ मौजूद है मेरे सहयोगी नवेंदु जी। सर, सबसे पहले राहुल गांधी की बात करें, आज वो कितनी बुरी तरीके से अपने बयानों के चक्कर में फंसते नजर आए हैं? देखिए, राहुल गांधी को कोर्ट से पहले भी नोटिस मिला था, लेकिन वो कोर्ट नहीं पहुंचे क्योंकि अपने आप को राजा समझते हैं। राहुल गांधी कई बार कोर्ट का अवहेलना कर चुके हैं और इसीलिए राहुल गांधी के बारे में ये बातें कही जाती है कि राहुल गांधी और पूरा गांधी परिवार खुद को कोर्ट से भी ऊपर समझता है, भारत की न्याय व्यवस्था से भी सुपर समझता है। लेकिन यहां पर राहुल गांधी को घुटने टेकने पड़े और उनको सुल्तानपुर के एमपी एमएलए कोर्ट में पेश होना पड़ा, अपना बयान दर्ज कराना पड़ा और यहां पर राहुल गांधी फूट फूट कर रोते हुए नजर आए। वो कह रहे हैं कि मेरी कोई गलती नहीं है, मैं बेगुनाह हूं, मुझे फंसाया जा रहा है, जबकि पूरा मामला कर्नाटक चुनाव से जुड़ा हुआ है। 2018-19 में राहुल गांधी ने, जो वर्तमान में देश के केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, जब वो बीजेपी के अध्यक्ष थे, उन्हें लेकर बहुत ही विवादित बयान दिया था और कहा था कि बीजेपी हत्यारों को पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाती है। तो उसके बाद इस बयान पर जमकर बवाल हुआ था और इसी बयान के आधार पर राहुल गांधी के खिलाफ सुल्तानपुर में केस दर्ज किया गया और राहुल गांधी को कोर्ट ने कई बार नोटिस जारी किया जिसमें वो पेश नहीं हुए और जब कोर्ट की फटकार लगाई गई कोर्ट की ओर से, तो उसके बाद राहुल गांधी कोर्ट के दर पर दौड़े चले आए और यहां अब 9 मार्च को अगली सुनवाई होनी है, जहां राहुल गांधी पर बड़ा फैसला आ सकता है, जहां राहुल गांधी को सजा मिल सकती है। यानी आप सोचिए कि राहुल गांधी के लिए आने वाले समय में बहुत सारी मुश्किलें खड़ी होने वाली हैं। राहुल गांधी का कोर्ट पहुंचना यह बताता है कि भारत में न्याय प्रणाली से ऊपर कोई भी नहीं है, चाहे वो कितना भी बड़ा व्यक्ति क्यों ना हो। ऐसे में राहुल गांधी को एक बड़ा झटका लगा है, उन्हें कोर्ट में पेश होना पड़ा है और अब देखना दिलचस्प ये होगा कि 9 तारीख को एमपी एमएलए कोर्ट क्या फैसला सुनाता है। राहुल गांधी की ओर से जो बयान दर्ज किए गए हैं, अब 9 तारीख को सबूत पेश किए जाएंगे और उस सबूत से यह तय होगा कि राहुल गांधी इसमें कितने आरोपी हैं, क्योंकि यह कोई पहला मामला नहीं है। राहुल गांधी एक बार नहीं, कई बार देश के बड़े बड़े नेताओं पर, प्रधानमंत्री तक पर अपमानजनक बातें कह चुके हैं, आपत्तिजनक टिप्पणी कर चुके हैं। ये राहुल गांधी ही हैं जिन्होंने देश के पीएम को चोर कहा था, ये राहुल गांधी ही हैं जिन्होंने बीजेपी को हत्यारी पार्टी कहा है, ये राहुल गांधी हैं जो भगवा आतंकवाद का नारा लगाते हैं। तो राहुल गांधी अपनी आदतों से कभी बाज नहीं आते, इसलिए लगातार कोर्ट का चक्कर काटते हैं, हर बार कोर्ट से माफी मांगते हैं। एक बार उन्होंने कहा कि सारे मोदी चोर हैं, इसलिए भी उनको कोर्ट में जाकर माफी मांगनी पड़ी। तो राहुल गांधी की राजनीति यहीं से शुरू होती है और यहीं खत्म होती है, लेकिन इस बार वो फंसे हैं। आपने देखा होगा कैसे केरल में जिस तरह से मामला उनके खिलाफ हुआ था, यही मोदी चोर वाला मैटर, बात यहां तक पहुंच गई थी कि राहुल गांधी की सांसदी चली जाएगी, लेकिन कोर्ट ने राहुल गांधी को मौका दिया, उनकी सजा को कम किया और किसी तरह उनकी लाज बच गई। मतलब राहुल गांधी को बार बार मौका मिलता है लेकिन उसके बाद भी वो बाज आने का नाम नहीं लेते, वो बार बार इसी तरीके से बयान देते, चाहे कोई भी नेता हो उसको बोलते हैं और उसके बाद वो फंसते नजर आते हैं, लेकिन वो बाज नहीं आते। देखिए, उनको पता है, राहुल गांधी ये जानते हैं कि जब तक वो ऐसी बड़ी बड़ी बयानबाजी नहीं करेंगे वो लाइमलाइट में बने नहीं रहेंगे, क्योंकि जब मुद्दों की बात आती है वहां पर राहुल गांधी फंस जाते हैं। जब डेटा की बात होती है तो उनके पास कोई आंकड़े नजर नहीं आते हैं, तो उनके पास क्या होता है, उनके पास बकवास होता है और यही राहुल गांधी संसद से लेकर सड़क तक करते हुए नजर आते हैं। अभी आपने देखा होगा संसद में किस तरीके से वो किताब को लहराते नजर आए और चीन के सामने भारत को सरेंडर कराते नजर आए। ये राहुल गांधी ही हैं जिन्होंने कहा था हमारे देश के सैनिक पिट रहे हैं। तो इस व्यक्ति से और क्या उम्मीद की जा सकती है, जिसका पूरा सियासी इतिहास ही देश के सैनिकों के खिलाफ रहा है, बड़े बड़े नेताओं पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने के लिए ये जाने जाते हैं और इसी वजह से राहुल गांधी को कोई सीरियस नहीं लेता। आज आप देखिए, बीजेपी के नेता हो या एनडीए के नेता हो, जो बड़े बड़े नेता हैं वो राहुल गांधी को मजाक बनाते हैं, क्योंकि हर किसी को मालूम है कि ये व्यक्ति पॉलिटिक्स के लिए नहीं बना है। जिस तरीके से ये अनसीरियस रहते हैं और राहुल गांधी जो अपनी छवि को पेश करते हैं जनता के सामने, उससे साफ साफ समझ में आता है कि राहुल गांधी को मुद्दों की समझ की पूरी तरह से कमी है। अभी जब बिहार में चुनाव हुए तो आपने देखा होगा कैसे उन्होंने तेजस्वी यादव का 15 दिन पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। वोट चोरी जो बिहार में कोई मुद्दा नहीं था, उसे लेकर उन्होंने बहुत लंबे समय तक वहां पर यात्राएं की, लोगों को गुमराह करने की पूरी कोशिश की, लेकिन लोग उनकी बातों में नहीं आए, क्योंकि उनको मालूम था कि राहुल गांधी का एक ही काम है, झूठ बोलना, भ्रम फैलाना, जनता को गुमराह करना और
राहुल गांधी के इतिहास को देखा जाए तो इसीलिए लोग उन पर भरोसा नहीं करते हैं, क्योंकि लोगों को मालूम है कि ये व्यक्ति केवल झूठ बोलता है, केवल भ्रम फैलाता है, केवल नफरत बांटता है। और अगर इस पर यकीन किया जाएगा तो आने वाले समय में इस व्यक्ति के लिए और ज्यादा सहूलियत होगी कि ये दूसरे नेताओं पर ऐसी ही बयानबाजी करते रहें। जो आदमी देश के पीएम को कुछ नहीं समझता है, आप सोचिए कि वो दूसरे व्यक्ति को क्या समझेगा। और ये राहुल गांधी के कल्चर में है, ये कांग्रेस परिवार, गांधी परिवार के कल्चर में है। और सिर्फ राहुल गांधी ही नहीं है, कांग्रेस में बड़े बड़े नेता हैं जो ऐसी बयानबाजी करते हैं कि बाद में उन्हें कोर्ट में जाकर माफी मांगनी पड़ती है। और राहुल गांधी के ऐसे दर्जनों उदाहरण हैं, जब वो कोर्ट में गए, कई बार सुप्रीम कोर्ट में माफी मांगी, कई बार हाई कोर्ट में माफी मांगी, यहां तक कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में वो माफी मांगते हैं। तो आप इससे समझिए कि राहुल गांधी की सियासत का कद अब कहां पहुंच गया है। अच्छा, दूसरी तरफ एक और विपक्षी नेता है अखिलेश यादव, वो भी अपने बयान को लेकर बहुत बुरी तरीके से फंसते नजर आ रहे हैं। उन्होंने सीएम योगी के विदेश यात्रा से पहले एक ट्वीट किया जिसमें उन्होंने साफ तौर पर जापान का जिक्र किया और दूसरी तरफ सरकार को घेरने की कोशिश की कि आप जाइए और वहां से कुछ सीख कर आइए। तो इसको लेकर भी वो अपने बयान में फंसते नजर आ रहे हैं, कैसे फंसे हैं? देखिए, योगी आदित्यनाथ 22 से 26 फरवरी तक जापान और सिंगापुर के दौरे पर रहने वाले हैं। ये उनकी दूसरी विदेश यात्रा है। इससे पहले 2017 में उन्होंने एक विदेश यात्रा की थी। तो अब योगी आदित्यनाथ जब दूसरी बार विदेश जा रहे हैं तो अखिलेश यादव के पेट में दर्द हो रहा है। उनको लग रहा है कि योगी जाएंगे, यूपी का नाम पूरी दुनिया में होगा, यूपी की वाहवाही होगी, योगी मॉडल की प्रशंसा होगी। तो ऐसे में अब योगी को कैसे घेरा जाए? तो उन्होंने एक लंबा चौड़ा ट्वीट लिख दिया है। पहले दर्शकों को जरा बताते हैं कि अखिलेश ने ट्वीट में लिखा क्या है। जापान जा रहे हैं तो क्योटो भी चले जाइएगा। या क्योटो तो जापान में ही है, ये हर किसी को मालूम है। जापान जा रहे हैं तो क्योटो भी चले जाइएगा, जिससे यह पता चल सके कि प्रधान संसदीय क्षेत्र काशी यानी पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र को लेकर ये यहां पर तंज कस रहे हैं। क्योटो जैसा क्यों नहीं बन पाया, या उसकी विरासत कैसे बिगड़ी। जापान से विरासत को बचाने और शहरों को आगे बढ़ाने का सकारात्मक सबक लेते आइएगा। वैसे अब चली चलाकी बेला में अपने अंतिम वर्ष में कौन सा तो ये जापान का अध्ययन कर लेंगे और क्या ही योजना बना पाएंगे। यानी ये कह रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ अपने शासन के अंतिम साल में है और ये उनका आखिरी शासनकाल होने वाला है। ये मुख्यमंत्री जी का मनसुख पैटर्न है और अगर वो स्वीकार कर लें तो जाते जाते कम से कम एक सच बोलने के लिए लोग उन्हें याद रखेंगे। वनस्पति के विशेष अध्ययन का व्यक्तिगत लाभ ही उठाएंगे या अपने करीबियों से भी साझा करेंगे। यानी सीधे सीधे यहां पर योगी आदित्यनाथ पर पर्सनल अटैक करते हुए अखिलेश यादव नजर आ रहे हैं, क्योंकि वो इस बात को पचा नहीं पा रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ यूपी के सीएम के तौर पर दुनिया के सामने जाएंगे और वहां पर यूपी का डंका बजेगा तो बेइज्जती किसकी होगी? जो पुरानी सरकार थी। जब योगी आदित्यनाथ बताएंगे कि कैसे उत्तर प्रदेश 2017 के बाद 2027 तक बदल गया है, जो कि अखिलेश यादव के दौर में बहुत पीछे था। और वहां पर योगी आदित्यनाथ बहुत बड़ी बड़ी मीटिंग करने वाले हैं। पहले वो सिंगापुर जाएंगे, फिर वो जापान जाएंगे और दोनों देशों में उनकी बड़े निवेशकों के साथ बैठक होने वाली है और वहां पर बहुत सारी योजनाओं पर वो बातचीत करेंगे। और इसमें हर किसी की नजर मैग्नेटिक लेविटेशन के सहारे बिना पटरी को छुए हवा में चलने वाली ट्रेन पर टिकी हुई है, जो कि आने वाले समय में भारत में देखने को मिल सकता है। यानी ट्रेन और पटरी के बीच में घर्षण नहीं होगा, एक नई स्कीम से ट्रेन चलेगी। योगी आदित्यनाथ इस योजना को लेकर विदेश में मीटिंग करने वाले हैं और अखिलेश यादव के होश उड़े हुए हैं, क्योंकि इस ट्रेन की स्पीड 600 किलोमीटर पर आवर होगी। तो आप देखिए कि अखिलेश यादव के दौर में क्या ये चीजें संभव थी? तो इसका जवाब मिलता है नहीं। उस दौर में तो सड़कें तक ऐसी स्थिति खराब थी कि लोग एक जगह से दूसरे जगह जाने से पहले सोचते थे। और आज स्थिति ऐसी है कि दिल्ली से बिहार जाना हो आपको 10 से 12 घंटे के सफर में आप एक्सप्रेसवे होते हुए बिहार चले जाएंगे, कहीं भी रास्ते में कोई और सड़क नहीं मिलेगी। तो इससे अंदाजा लगाइए कि योगी आदित्यनाथ के शासन में कितना विकास हुआ है और इससे पहले की सरकारों में कितना विकास हुआ। इसीलिए अखिलेश यादव घबराए हुए हैं, निश्चित तौर पर घबराए हुए हैं, क्योंकि योगी आदित्यनाथ सिंगापुर और जापान दौरे पर बहुत सारी चीजों पर फोकस करने वाले हैं, चाहे वो डेटा सेंटर हो, लॉजिस्टिक हो या फिर हरित ऊर्जा जैसे सेक्टर हो। और वहां पर योगी आदित्यनाथ भगवान श्री राम और भगवान हनुमान जी के दर्शन भी करेंगे, वो भी भगवा ड्रेस में। तो इससे अखिलेश यादव बहुत ज्यादा परेशान नजर आ रहे हैं कि योगी का हिंदुत्व तो देश में चलता ही है, अब विदेश में भी योगी आदित्यनाथ जाएंगे तो वहां भगवा चोला में वो सनातन का डंका पीटते हुए नजर आएंगे। तो इस वजह से अखिलेश यादव को लग रहा है कि अब उनके हाथ से 2027 से पहले बहुत बड़ा मौका जाने वाला है, जहां योगी आदित्यनाथ की तारीफ पूरी दुनिया करती हुई नजर आएगी। और इसका सीधा सीधा इंपैक्ट कब होगा? 2027 के चुनाव में, जिसमें अखिलेश यादव फिलहाल पिछड़ते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि योगी आदित्यनाथ का काम बोल रहा है
दूसरी तरफ अखिलेश यादव खुद इतने ज्यादा उलझे हुए हैं, फंसे हुए हैं कि उनके पास अपने मुद्दों को बताने के लिए कोई समय ही नहीं है। वो सिर्फ और सिर्फ इस बात में उलझे और परेशान रहते हैं कि बीजेपी के भीतर क्या चल रहा है, एनडीए गठबंधन में क्या चल रहा है, मोदी और योगी के रिश्ते कैसे हैं। आप उनके पिछले कई ट्वीट्स को उठाकर देख लीजिए, जहां पर वो विकास की बातें कम करते हुए नजर आते हैं। वो बीजेपी के भीतर के कथित झगड़े को लेकर खुद को एक एक्सपर्टीज के तौर पर पेश कर रहे हैं। हालांकि उन्हें इस बात को लेकर मान जाना चाहिए कि जनता ने उनकी बातों पर यकीन नहीं किया और 24 के लोकसभा चुनाव के बाद विधानसभा के लिए जब उपचुनाव हुई तो वहां पर अखिलेश यादव की करारी हार हुई। ऐसे में अब देखना यह होगा कि योगी आदित्यनाथ का कोई रिएक्शन इस पर आता है या नहीं। लेकिन इतना तो तय है कि अगर योगी आदित्यनाथ विदेश जाते हैं तो वहां से यूपी के लिए निवेशकों का खजाना लेकर आएंगे, जिससे यूपी के विकास में चार चांद लगेगा और आने वाले समय में उत्तर प्रदेश और तेजी से आगे बढ़ेगा, जिसमें इन्वेस्टमेंट का एक बहुत बड़ा योगदान होगा, जो कि योगी सरकार से पहले कभी बड़ी संख्या में देखने को नहीं मिला था। जी, इस मुद्दे पर ज्यादा जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो कुल मिलाकर चाहे बात राहुल गांधी की हो या फिर अखिलेश यादव की, दोनों ही विपक्षी नेता अपनी बयानबाजी के चलते बुरी तरीके से फंसते हुए नजर आ रहे हैं। एक के कोर्ट के चक्कर लग रहे हैं तो दूसरी तरफ अपने बयान को लेकर अखिलेश यादव बुरी तरीके से एक्सपोज हो गए हैं। अब ऐसे में आगे क्या कुछ होगा यह भी देखना बाकी होगा। ब्रेकिंग न्यूज में इतना ही। कैमरा पर्सन कुणाल के साथ मैं राधिका राज।